नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का, जहां लाडवा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मानवता और संवेदनशीलता का परिचय देते हुए सड़क हादसे में घायल 2 युवकों की मदद की। जानकारी के अनुसार लाडवा बाबैन रोड पर बाइक सवार 2 युवक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे और इसी दौरान वहां से गुजर रहे मुख्यमंत्री ने हादसा देखा और तुरंत अपना काफिला रुकवाया। घायलों की स्थिति गंभीर देखकर उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को तत्काल सहायता के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में शामिल एम्बुलेंस की मदद से दोनों युवकों को तुरंत अस्पताल भिजवाया ताकि उन्हें समय पर उपचार मिल सके। मुख्यमंत्री की इस त्वरित पहल की स्थानीय लोगों ने सराहना की और इसे मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा कदम बताया। सीएम नायब सिंह सैनी पंजाब के मुक्तसर के दौरे पर रहे। इस मौके पर सीएम सैनी ने गुरुद्वारा श्री गुफासर साहिब रोडेवाल में मत्था टेका। साथ ही संत बाबा बलवंत सिंह जी की 12वीं और बाबा रूपन दास जी की 60वीं पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। इसी के साथ सीएम सैनी ने पंजाब की धरती से पंजाब के सीएम भगवंत मान पर निशाना साधा। पानीपत में आपातकाल की 51वीं वर्षगांठ पर हरियाणा के लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य मंत्री रणबीर गंगवा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी लगाकर कांग्रेस ने संविधान की धज्जियां उड़ाई और लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया। गंगवा ने कहा कि बीजेपी इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाती है और युवाओं को उस दौर की सच्चाई से अवगत कराने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करती है। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि संविधान खतरे में होने की बात भ्रामक है, जबकि संविधान के साथ सबसे बड़ा अन्याय इमरजेंसी के दौरान हुआ था। इक्यावन साल पहले जब कांग्रेस की सरकार हमारे देश के अंदर थी और कांग्रेस की सरकार ने किस तरीके से देश को अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी सरकार बचाने के लिए इमरजेंसी में धकेलने का काम किया, इस संविधान को की धज्जियां उड़ाने का काम किया। और आज हम जो 25 जून है, क्योंकि 25 जून 1977 को 1975 को इमरजेंसी लगी थी और उसको हम काला दिवस के रूप में मनाते हैं, उसको याद करते हैं कि किस तरीके से प्रजातंत्र का गला घोंटा गया, किस तरीके से जो सभी विपक्षी नेता थे उनको जेलों में डालने का काम किया गया। कि आज से ठीक 51 साल पहले मोहाली के आईडीएफसी बैंक से जुड़े चर्चित फ्रॉड मामले में जांच एजेंसी सीबीआई ने कार्रवाई तेज कर दी है। पंचकूला स्थित सीबीआई कोर्ट में आरोपी सौरभ शर्मा की 4 दिन की कस्टडी की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है। गौरतलब है कि इस मामले में 23 फरवरी को हरियाणा विजिलेंस ब्यूरो ने एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद जांच सीबीआई के पास पहुंची। मामले में सीबीआई पहले ही 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। आरोपियों में विभव ऋषि, अभय सिंघला, स्वाति सिंघला, अभिषेक सिंघला, नरेश कुमार, मनीष जिंदल, अरुण शर्मा, सीमा धीमान, अनुज कौशल, प्रियंका, अंकुर शर्मा, रणवीर सिंह और अमित धवन शामिल हैं। जांच एजेंसी का मानना है कि सौरभ शर्मा से पूछताछ के दौरान मामले से जुड़े कई अहम खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल कोर्ट में कस्टडी याचिका पर सुनवाई को लेकर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। जुलाना थाना क्षेत्र में फिर एक लड़की दहेज की बलि चढ़ गई, जहां पर उसके पति ने उसको कार में जलाकर नहर में धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतका के पिता गांव भाटोल, जिला हांसी
के प्रेम ने बताया कि उनकी लड़की की शादी 2020 में लजवाना खुर्द के अंकित के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही अंकित और उसकी मां उनकी लड़की को दहेज के लिए तंग करने लगे थे और इसी कड़ी में उनके पास रात में दामाद का फोन आया और उसने बताया कि वह सीमा के साथ जींद से अपने घर जा रहे थे। तभी डिंगाना व लजवाना खुर्द के बीच सुंदर ब्रांच नहर के पुल पर गाड़ी में आग लग गई, जिससे अंकित को कोई चोट नहीं लगी, लेकिन उनकी बेटी सीमा पूरी तरीके से जल चुकी थी। इसके बाद अंकित ने सीमा को जानबूझकर रास्ते से हटाने के लिए नहर में धक्का दे दिया और जब हम जुलाना सामान्य अस्पताल पहुंचे तो वहां पर अंकित नहीं था और सीमा की डेड बॉडी अस्पताल में रखी हुई थी। प्रेम ने बताया कि मेरी बेटी सीमा को साजिश के तहत उसके पति और सास ने मारा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने मृतका के पिता की शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आप क्या हो लड़की के? लड़की के पिताजी हैं। कैसे सूचना मिली थी आपको? इसके तो परिवार वाला ने रात को फ़ोन किया था भी ऐसे ऐसे कैसे हुआ है? बोले वहाँ गाड़ी का आग लग गई और ये नहर में पड़ गई। अच्छा, ऐसे पता चला था भी हमें। तो आपको क्या लगता है क्या किया इनने? हमको तो जी साजिश लग रही किस प्रकार की? भाई जानबूझ के मारो रही। अच्छा इस पर कार्रवाई की जाए। अच्छा, क्या नाम आपका? प्रेम सिंह। ठीक है, लड़की का क्या नाम था? सीमा। कहाँ से हो आप? बाटोड़ से। करनाल में नेशनल हाईवे पर ताराबड़ी के नजदीक पेड़ से 23 से 24 साल के युवक का शव लटका मिला। घटना की सूचना मिलते ही एफएसएल और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मेडिकल हॉस्पिटल के मॉर्चरी हाउस में भिजवा दिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जांच कर्मचारी ने कहा कि शुरुआती जांच में मामला खुदकुशी का लग रहा है। मृतक युवक की पहचान नहीं हो पाई है। पता चला कि आप क्या हो लड़की के? लड़की के पिताजी हैं। कैसे सूचना मिली थी आपको? इसके तो परिवार वाला ने रात को फ़ोन किया था भी ऐसे ऐसे कैसे हुआ है? बोले वहाँ गाड़ी का आग लग गई और ये नहर में पड़ गई। अच्छा, ऐसे पता चला था भी हमें। तो आपको क्या लगता है क्या किया इनने? हमको तो जी साजिश लग रही। किस प्रकार की? भाई जानबूझ के मारो रही। अच्छा, इस पर कार्रवाई की जाए। करनाल में नेशनल हाईवे पर ताराबड़ी के नजदीक पेड़ से 23 से 24 साल के युवक का शव लटका मिला। घटना की सूचना मिलते ही एफएसएल और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मेडिकल हॉस्पिटल के मॉर्चरी हाउस में भिजवा दिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जांच कर्मचारी ने कहा कि शुरुआती जांच में मामला खुदकुशी का लग रहा है। मृतक युवक की पहचान नहीं हो पाई है। थाने में भी एक 23-24 साल का लड़का सुसाइड कर गया, जिस पर सूचना पर यहाँ मौके पहुँचे थे और सीन ऑफ क्राइम टीम मौके बुला रही थी। वो डेड बॉडी उतार कर डेड हाउस में लेके जा रहे हैं। प्राथमिक तौर पर क्या लग रहा है? हैंगिंग है। तो पहचान नहीं हो पाई है? नहीं भी शनाख्त नहीं हुई। शनाख्त के लिए 72 घंटे के लिए डेड हाउस में रखवा रहे हैं। इश्तिहार जारी करा के सिटी के में इसको प्रकाशित करवा देते हैं। कुछ मिला इसके आसपास से? नहीं, कुछ नहीं ऐसा मिला। तो फिलहाल अब पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया? पोस्टमार्टम डेड हाउस में रखवा रहे शनाख्त के लिए। रादौर के छोटाबास की डेहा बस्ती में असद सीआईए टीम पर हुए हमले के मामले में गिरफ्तार आरोपी सुखबीर के घर से पुलिस ने 6.5 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद किया है। बता दें कि पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लेकर गांव छोटाबास में घटनास्थल पर पहुंचकर मामले से संबंधित जानकारी जुटाई। तो वहीं पुलिस का कहना है कि मामले में अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। वहीं रादौर के थाना प्रभारी राजेश राणा ने बताया कि क्षेत्र में नशा बेचने वालों के खिलाफ इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, क्योंकि नशे के कारण पहले ही कई युवा अपनी जान गंवा चुके हैं। से ये टीम ना अपना मुलजिम अरेस्ट करने आई थी, राजेंद्र नाम था उसका। तो ये उससे नशा लेते थे। सुखबीर पकड़े अभी आपने, नशे का कारोबार करता है। यहाँ पकड़ने आए थे उसको, तो इन्होंने हमला कर दिया था उस पर। हमला करके वो छटवा लिया था, तो इसको अरेस्ट कराया मुकदमे में। और अरेस्ट करने के बाद पूछताछ के दौरान इसके घर से
करीब 6.5 ग्राम चिट्टा मिला है कल, वो भी बरामद कर लिया इसके घर से। और इस पे पहले करीब 1 दर्जन मुकदमे हैं, पहले भी इसने पुलिस पार्टी के साथ मारपीट की हुई है, वो भी मुकदमा दर्ज है इसके साथ। इसका सुखवीर सनोब रूपचंद। हाँ जी, हाँ जी, उसमें इसमें सारे वांछित। जी जी, अब रिमांड लेंगे इसका, इसके साथियों के बारे में पूछताछ करेंगे इससे और उन पूछेंगे कहाँ कहाँ ठिकाने हैं उनके। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको फरीदाबाद से बता रहे हैं, जहां कावरा कला में पूर्व सरपंच पर गोली चली है। आपको बता दें कि पूर्व सरपंच पर 2 गाड़ियों की टक्कर से शुरू हुआ विवाद। लाठी डंडों संग भिड़े दोनों पक्ष। पुरानी रंजिश बताई जा रही है वजह। डूंगरपुर निवासी सुनील हुआ है घायल। 2 गोलियां लगने से हालत बताई जा रही गंभीर। आरोपी घटना के बाद मौके से फरार। तो कावरा कला में पूर्व सरपंच पर गोली चलने का ये मामला सामने आया है। बता दें कि 2 गोलियां लगने से उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। तो वहीं आरोपी घटना के बाद मौके से फरार हो गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं फरीदाबाद से। बता दें कि कावरा कला में पूर्व सरपंच पर गोली चलाने का ये मामला सामने आया है। 2 गोलियां लगने से उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। तो वहीं लाठी डंडों संग दोनों पक्ष भिड़ गए। बताया जा रहा है कि 2 गाड़ियों की टक्कर से ये पूरा विवाद जो है वो शुरू हुआ। 2 गाड़ियों की टक्कर से ये विवाद शुरू हुआ। पुरानी रंजिश बताई जा रही है झगड़े की वजह। पुरानी रंजिश के चलते ये दोनों पक्षों में भिड़ंत हो गई, जिस पर पूर्व सरपंच पर गोली चलाई गई। तो 2 गोलियां लगने से उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है, जिस पर उन्हें, आपको बता दें कि आरोपी घटना के बाद मौके से फरार हो गए हैं। अवैध हथियार थे उनके, और 3 लोगों को एक्स्ट्रा लगी है। एक के हाथ में धारदार चाकू से उसके लगी है चोट, वो फिलहाल बीके में गए हुए हैं 2-3, और एक अंकल को पैर में लगी है। बात करें पुलिस की भूमिका की, पुलिस ने अभी तक क्या करा है? पुलिस अपनी कार्रवाई करके बस वो अपने टाइम पे पहुंची थी, कार्रवाई उन्होंने लिखी है, वो वहां से फिर चली गई थी। हाँ जी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जयप्रकाश भाटिया हमारे साथ जुड़ गए। जयप्रकाश, जिस प्रकार से 2 पक्षों में ये विवाद हुआ और पूर्व सरपंच पर गोली चला दी गई है, फिलहाल क्या कुछ ये पूरा मामला है और क्या कुछ उनकी स्थिति है वर्तमान में? देखो, साफ तौर से बता दें, फरीदाबाद के गोपानी क्षेत्र के जो कावरा कला में है, कावरा कला है, उसमें 2 गाड़ियों में आपस में भिड़ंत होती है। तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं दोनों पक्षों में पहले लड़ाई झगड़ा होता है, लाठी डंडे चलते हैं। उसके बाद में कहीं ना कहीं ये लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि कहीं ना कहीं हथियार भी इस लड़ाई के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पूर्व सरपंच है उस पर जो है गोली चलाई जाती है। तो कहीं ना कहीं ये विवाद, छोटा सा विवाद कहीं ना कहीं खूनी संघर्ष में बदल जाता है। उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो जब गोलियां चलती हैं तो फिर उसको जो पूर्व सरपंच है कहीं ना कहीं उनको निजी अस्पताल में जो है इलाज के लिए पहुंचाया जाता है। तो एक व्यक्ति के चक्कू भी लगते हैं, तो उसको फरीदाबाद का जो बादशाह खान अस्पताल है उसमें इलाज के लिए पहुंचाया जाता है। जो सुनील जिसके गोली लगी है, तो कहीं ना कहीं सुनील पर 2 गोलियां जो लगने के बाद सामने आई है, 2 गोलियां उसके ऊपर चलाई गई हैं। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं ये विवाद, आपसी छोटा सा विवाद जो है गाड़ी की टक्कर को लेकर के कहीं ना कहीं ये पुरानी रंजिश भी बताई जा रही है। इसमें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन जब इसमें कार्रवाई करता है तो दोनों पक्षों पर ही मामला दर्ज कर देता है। दोनों पक्षों मामला दर्ज करने के बाद में अभी जो आरोपी है मौके से फरार हो जाते हैं। पुलिस प्रशासन अभी भी आरोपियों को अरेस्ट करने की तलाश में लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं छोटा सा विवाद कहीं ना कहीं इतना बड़ा हो जाता है कि इसमें गोलियां तक चलती हैं। तो खूनी संघर्ष
तर्क जो है इसमें एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लड़ाई छोटे से विवाद को लेकर के कहीं ना कहीं लाठी डंडे चलते हैं, गोलियां तक चलती हैं, पुरानी रंजिश भी इसमें बताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं अब इसमें देखने वाली बात होगी कि प्रशासन कब तक आरोपियों को अरेस्ट कर पाता है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से ये पुरानी रंजिश बताई जा रही है, तो उसमें जो लोग शामिल थे जब ये घटना हुई है, तो दोनों पक्ष के लोगों ने क्या कुछ जानकारी दी है, या जो उनकी हालत अभी क्या बताई जा रही है, वो अस्पताल में भर्ती हैं? देखो, साफ तौर से बता दूं, जिस तरीके से पुरानी रंजिश बताई जा रही है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन जो पुलिस है उसको दोनों तरफ से ही शिकायत दे दी गई है। पुलिस ने दोनों तरफ से ही मामला दर्ज कर लिया है और जिसके गोली लगी है उसका जो निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। तो कहीं ना कहीं विवाद काफी बड़ा हो गया, तो उसको लेकर के पुरानी जो रंजिश है उसमें अभी छानबीन चल रही है। तो उसको लेकर प्रशासन अभी दोनों पक्ष जो है, दोनों पक्षों की तरफ से शिकायत दे दी गई है। दोनों पक्षों के जो है जो मामला है वो दर्ज कर लिया गया है। कहीं ना कहीं जो आरोपी हैं दोनों पक्षों के, वो मौके से फरार हो गए थे। कहीं ना कहीं अभी पुलिस आरोपियों की तलाश में लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं इसमें देखने वाली बात होगी कि आरोपी कब तक अरेस्ट हो पाते हैं। और जो पुरानी रंजिश की अगर बात है तो किस चीज को लेकर के इनमें पुरानी रंजिश चल रही है, तो कहीं ना कहीं पुलिस अभी इस केस में छानबीन में लगी हुई है। जी बिल्कुल ठीक है, आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यमुनानगर के यमुनानगर के पौष मॉडल टाउन इलाके में स्थित एक कपड़ों के शोरूम में चोरी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। चोर ने डक्ट के रास्ते शोरूम की तीसरी मंजिल पर बने बाथरूम से अंदर प्रवेश किया और बड़ी आसानी से काउंटर तक पहुंचकर करीब 80,000 रुपए नकद और 3 मोबाइल फोन चोरी कर लिए। खास बात ये रही कि ये वारदात विधायक और पुलिस अधीक्षक आवास के नजदीक हुई, जिससे इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। सुबह शोरूम खोलने पहुंचे मालिक को घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए और जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी चोरी करते हुए साफ दिखाई दे रहा है, जिसके आधार पर पुलिस उसकी पहचान में जुटी है। सर, सूचना प्राप्त हुई थी कि बिना जाकर शोरूम पे रात किसी ने नाम पता ना मालूम व्यक्ति ने चोरी की है। जो इस संबंध में मौके पे ट्रांजेक्शन कर लिया गया और फिंगरप्रिंट टीम को मौके पे बुलाया गया। अब फिंगरप्रिंट टीम अपना निरीक्षण कर रही है। जैसे भी जो क्लू मिलता है और जो भी आगे इन्वेस्टिगेशन में आएगा कार्रवाई की जाएगी। मुकदमा दर्ज करने के लिए दरखास्त ले लिया जी, अभी मुकदमा दर्ज करते हैं। जैसे ही हम सुबह आज दुकान खोलने आए थे सुबह 10 बजे, तो जैसे ही हम आए तो हमने देखा सारा कैश काउंटर पे सारी किताबें बिखरी पड़ी है, गल्ला साफ है। हमारे दुकान पे फोन पड़े थे, दुकान के फोन वो उठे हुए थे। और फिर हमने देखा कि ऊपर छत से एग्जॉस्ट वगैरह तोड़ के ऊपर वो घुसे थे टेरेस से, और नीचे सारा कुछ ऑफिस हमारा काउंटर वगैरह में सब कुछ इन्होंने तहस महस करके सारा जितना सामान इनको मिला कीमती सामान उन्होंने उठा लिया। उसमें फोन और मतलब मनी वगैरह सब कुछ था हमारा। कितने पैसे थे? हमारे लगभग 60-70 हजार रुपए जी उन्होंने कैश उठा लिया थी और फोन उठा लिए थे हमारे। 2 आईफोन थे जी हमारे, 2 एंड्रॉयड थे। हिसार में खाद की उपलब्धता और कालाबाजारी को लेकर कृषि विभाग ने स्थिति स्पष्ट की है। कृषि अधिकारी ने बताया कि जिले में खाद की कोई कमी नहीं है और इस सीजन में कालाबाजारी का कोई मामला सामने नहीं आया है। विभाग ने खाद की सप्लाई पर सख्त निगरानी के लिए व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया है, जिससे रेल हेड से लेकर किसान तक खाद की पूरी आपूर्ति पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि हिसार में अब तक करीब 40,000 मीट्रिक टन यूरिया और लगभग 7,000 मीट्रिक टन डीएपी उपलब्ध कराया गया है, जो पिछले वर्षों से अधिक है। खाद वितरण में 60% हिस्सा सहकारिता विभाग और 40% निजी डीलरों के माध्यम से दिया जा रहा है। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे खाद की कमी को लेकर किसी भी तरह की अफवाह न फैलाएं और विभाग की योजनाओं का लाभ लें। प्रथम मैं आपके सभी दर्शकों को
नमस्कार करता हूं, उनका अभिवादन करता हूं। जो सवाल आपने किया है कि खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए, विभाग क्या कर रहा है, मैं आपको बताना चाहूँगा। जहाँ तक ज़िले हिसार की बात है, ज़िले हिसार में इस तरह का कोई कालाबाजारी का अब इस सीज़न में कोई मामला आया नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हमने रेल हेड से और फार्मर तक एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो खाद रेल से उतरेगा और वो किसान तक पहुंचेगा। उसमें हमने व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम एक अडोप्ट किया है कि भाई आप का रेल हेड से होलसेलर, होलसेलर से डीलर और डीलर से आपका किसान तक। फरीदाबाद की ग्रीनफील्ड कॉलोनी के रिहायशी इलाके में अवैध तरीके से चल रही व्यावसायिक गतिविधियों पर डीटीपी विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। लंबे समय से नोटिस देने के बावजूद नियमों का पालन न करने पर होटल सहित कई यूनिटों को सील कर दिया गया। विभाग के अनुसार करीब 40 अवैध यूनिटों को पहले ही नोटिस जारी किया गया था। डीटीपी ने बताया कि रिहायशी इलाकों में अवैध निर्माण और व्यावसायिक काम करने वालों पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी और जरूरत पड़ने पर केस भी दर्ज किया जाएगा। अतिरिक्त मंजिलों के अवैध निर्माण पर भी कार्रवाई होगी। यहाँ पे और पिछले 20 साल से यहाँ रह रही हूँ। हमारे यहाँ जो है माल रोड पे जो लगातार जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन, उसके अलावा जो है कमर्शियल एक्टिविटीज, जबकि सारा रेजिडेंशियल एरिया है। आपको ये जानकारी के लिए बताऊं, ग्रीनफील्ड में 7 जो है कमर्शियल मार्केट है, जहां सिर्फ उल्लू बोल रहे हैं, जो कि ये पूरी मार्केट वहां होनी चाहिए। जिन लोगों ने वहां प्रॉपर्टी खरीदी वो आज रो रहे हैं, और जिन्होंने इलीगल काम किया है वो सारे खुश हैं। मोटा किराया भी वसूल रहे हैं, धंधा भी कर रहे हैं, साथ में रेजिडेंट्स की प्रॉब्लम भी बने हुए हैं। हम आप देख रहे हो तो रही है, अगर सही कार्रवाई कर रहे हैं ना, फिर देखो जो कानून कहता है उसके हिसाब से थोड़ी रही है। कानून के हिसाब से बिल्कुल सही कर रहे हैं, इनसे टाइम जरूर मांग रहे हैं यहाँ की जो भी निवासी है, लेकिन ऑलरेडी इनको सामान निकलने का टाइम जरूर मांग रहे हैं। 3 महीने 4 महीने जो डीटी किसान ने बताया उनको करने में वो दिया जा चुका है समय, उसके बावजूद भी ये कंप्लाइंस पूरी नहीं कर रहे हैं। ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि कार्रवाई तो चल ही रही है। अभी आप आए हैं यहाँ पे तो किसी की सिफारिश करने आए हैं? नहीं, मैं सिफारिश नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ अभी इनका सामान है खराब ना हो जाए। देखिए, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, ये एक रेजिडेंशियल प्लॉट है और रेजिडेंशियल प्लॉट के ऊपर जब भी आपको कोई बोर्डिंग हाउस, होटल या गेस्ट हाउस चलाना होता है तो आपको प्रायर परमिशन की जरूरत है डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हरियाणा से। इस पर्टिकुलर प्लॉट की बात करें तो इस तरह की कोई भी परमिशन जो है वो प्रायर नहीं ली गई थी। इस वजह से हमने आज यहाँ पे लगभग 5 महीने पहले शोकोज नोटिस यानी कारण बताओ नोटिस जारी किया था। उसके बाद हमने यहाँ पर रेस्टोरेशन ऑर्डर भी जारी कर दिया था लगभग 2.5 महीने पहले। रेस्टोरेशन ऑर्डर का मतलब ये होता है कि उसमें ऑफेंडर को निर्देश दिए जाते हैं कि स्वयं अपना जो इलीगल एक्टिविटी है या इलीगल यूज है या बिल्डिंग है उसको स्वयं हटा ले 7 दिन के अंदर अंदर, और अगर वे ऐसा नहीं करते तो उसके बाद डिपार्टमेंट द्वारा एक्शन लिया जाएगा। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।